Hello class 10th, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to the channel SDIC Knowledge Ganga. Class 10, today we are going to discuss some questions related to the chapter like very short question answer type questions, identify and fill in the blanks. So the very first identification I have given over here is how to find out that following points are related to which organizations. ठीक है, it was established with the aim to liberalize international trade. और सेकेंड हिंट है 164 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं? दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसे डैश रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो हम इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड. दूसरी कंट्री से कनेक्ट होने के लिए मार्केट में एक दूसरे से लिंक रखना, मार्केट में काम करना, उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड. डैश इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज. ये प्रोसेस जो ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है एक दूसरे से लिंक का, इंटरकनेक्शन का, दो कंट्रीज के बीच में या एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. Dash refers to some restrictions, including tax on imports, which governments can use to increase or decrease foreign trade, and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. इसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर. कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं इंपोर्ट करने के लिए सामान, या किस चीज़ को बढ़ावा दिया है, किस चीज़ को कम किया है फॉरेन ट्रेड में. हम अपनी कंट्री से बाहर कंट्री के लिए कितना बिजनेस कर सकते हैं, कितने गुड्स मंगा सकते हैं, कितना सामान हम बाहर भेज सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. सो दीज आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स. Dash is the freedom of markets and abolition of state imposed restrictions on the movement of goods, and this is called liberalization. Very short answer type questions. Number 1, which is the most common route for investment by MNCs in the countries around the world? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि MNCs क्या है. We have discussed earlier also. They are multinational corporations. Clear? तो वो पूछ रहे हैं सबसे आसान कॉमन रूट क्या है इन्वेस्टमेंट का एमएनसीज का कंट्रीज के लिए. दूसरी एक वर्ड से आप नहीं समझा सकते, एक वर्ड से इसे, तो हम इसे इस तरह से समझाएंगे. द इजीएस्ट वे फॉर एमएनसीज टू इन्वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बाय अप लोकल कंपनीज. वो उसी देश की लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं अपने मीन्स के द्वारा. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एमएनसी ऑफ अ कंट्री सेट्स अप अ प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनी ऑफ अदर कंट्री. तो कोई भी एक ऐसा बेनिफिट बताओ कि जॉइंट प्रोडक्शन से लोकल कंपनी का क्या फायदा होता है. एमएनसी कंपनी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. वो पैसा लगाती है उस कंपनी में और प्रोडक्शन करने के लिए, उनके प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको भी फायदा है. हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन एनेबल्ड द मल्टीनेशनल कंपनीज टू इमर्ज एज अ मल्टीनेशनल कंपनीज. किसी भी नेशनल कंपनी के लिए उसको मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हेल्प कर रही है? तो देखो, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको कंपनी के साथ काम करने की, कोलैबोरेशन की, कि फॉरेन कंपनीज के साथ वो काम कर सकें. उनकी टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्शन इनपुट्स के लिए भी फायदेमंद होता है. क्या डिफरेंस है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन और डोमेस्टिक कंपनीज का? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है. तो एक डिफरेंस हम देते हैं कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ऑपरेट करती हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और जबकि डोमेस्टिक कंपनीज के साथ रिस्ट्रिक्शंस होता है कि वो सिर्फ उसी सिंगल कंट्री में ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ऑपरेशंस को. एमएनसीज क्यों प्रेफर करती हैं ऑफिस सेट करना या फैक्ट्री सेटअप करना अपनी? एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स. वो वहाँ सेटअप करती हैं जहाँ पर उन्हें लेबर सस्ती पड़ती है और रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं. ऐसा कौन सा रीज़न है, क्या कारण है कि लेटेस्ट मॉडल जो हैं, डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल विद इन अवर रीच. हम आसानी से कुछ भी कहीं से भी खरीद लेते हैं. क्यों? तो वो भी फ़ायदा किस चीज़ का फ़ायदा है हमें? फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स डिफरेंट मार्केट्स एंड हेल्प द कंट्रीज टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल टू द सिटीजन्स. अब आप कहोगे कि मैम हम इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है ना? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2 बार आ चुका है सीबीएसई 2017 एंड सीबीएसई 2012 में भी. ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स हम एकीकरण करना, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना और अलग अलग कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड होना. मतलब फॉरेन ट्रेड वही हो गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री से आपने बिजनेस किया, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट किया कंपनीज ने,
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा. सो दिस इज ऑल मिक्स्ड अप कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन. फाइन. And you can define the answer like this way कि globalization is defined as the integration between different countries through foreign trade and foreign investments by various multinational corporations. Why did the Indian government remove barrier to a large extent on foreign trade and foreign investment? ये क्वेश्चन CBSE 2015 में है. क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स को कम कर दिया है या हटा दिया है फॉरेन ट्रेड या फॉरेन, क्योंकि उन्होंने इससे कम किया. उनको लगा कि अगर हम इसे कम करेंगे तो वो बूस्ट कर जाएंगी उनकी कंपनीज फॉरेन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी कंट्री के मार्केट में. ड्यू टू विच रीजन आर द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल विद इन अवर रीच. ये क्वेश्चन इस तरह से घूम के आया है CBSE 2016 में. तो जाहिर सी बात है सेम मॉडल के अलग अलग आइटम्स हमें मिल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से. डिस्टिंग्विश करिए इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को. ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है. तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, जब लैंड एसेट बिल्डिंग्स को हम खरीद के रखते हैं और एक खरीद के रख देते हैं, कीप इट होल्ड ऑफ, है ना, और यही इन्वेस्टमेंट कहलाता है. लेकिन जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा फाइनेंस में कि प्रोजेक्ट में कि किस काम के लिए, कि कंपनी और दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, सबसे बड़ी बात, इसलिए वो कहला रहा है आपका क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जब कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करती है पैसा फॉर फाइनेंसेस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ अनदर कंपनी और दूसरी कंट्री में, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. स्टेट एनी वन एग्जाम्पल फॉर अ ट्रेड बैरियर. अभी हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है ना, तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज. ये क्वेश्चन आपका CBSE 2014 में आया है. नाउ डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन. Liberalization refers to the removal of partial or complete loosening of the restrictions set up by the government on foreign investment and trade. It also eases up the process of import and export. देखो लिबरलाइजेशन से मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सख्ती करते हैं, तब भी उनके बच्चे हद से ज़्यादा सख्ती करने की वजह से बिगड़ जाते हैं. तो क्या है कि कुछ थोड़ा सा ठीक है, एक मेंटेन लेवल होना चाहिए. इसलिए लिबरलाइजेशन क्या है आप इसी तरीके से समझो कि गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे अपने जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो कुछ हद तक कम कर लिए हैं, कुछ हटा दिए हैं, जिससे कि बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आसानी से चलाया जा सके. तो दिस इज कॉल्ड liberalization. Refers to the removal of partial or complete loosening of the restrictions set up by the government on foreign investment and trade. It also eases up the process of import and export. Names of Indian companies which are now emerging as multinational corporations. तो हमारी भी तो कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की तरह काम करने लगी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर्स are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. So be proud of being Indian and keep revising, keep learning and get the good preparation for your board exams. Till then, take care. Goodbye.